Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एनिमल्स की दो मेजर क्लासिफिकेशंस की गई ऑन द बेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, यानी इसमें हम ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सो 15.6 में हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन मीन वाटर और मिनरल्स के लेवल को मेंटेन रखना। जब हम इसका रिलेशन एनिमल के साथ जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक एनिमल अपनी बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स के लेवल को किस तरह मेंटेन करता है और उसके लिए उसे क्या क्या अडेप्टेशंस करना पड़ती हैं। अगर हम ब्रॉड सेंस में आए तो हमारे पास दो मेजर क्लासिफिकेशंस की जाती हैं एनिमल्स की। एक जिसे कहा जाता है ऑस्मो कन्फर्मर और एक जिसे कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेटर। ये दो मेजर हमारे पास क्लासिफिकेशन की जाती हैं। आइए ज़रा इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम वर्ड की तरफ आएँ तो पहला वर्ड है जी ऑस्मो। ऑस्मो डेफिनेटली ऑस्मो रेगुलेशन को शो कर रहा है। कन्फर्मर का वर्ड कन्फर्म से निकला है, यानी यहां पे क्या होगा कि एनिमल kept their internal environment isotonic with respect to external environment. तो अगर एनिमल अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो आइसोटोनिक रखे हुए है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मीन दैट जितना बॉडी के अंदर सल्यूट है, सॉल्वेंट है, उतना ही बॉडी से बाहर सल्यूट और सॉल्वेंट है, तो याद रखिएगा इस केस में हम कहते हैं जी नो नीड टू ऑस्मो रेगुलेट। इनको ऑस्मो रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इनको ऑस्मो रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती तो डेफिनेटली इनका जो ऑस्मो होगा वो कंफर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल। इनकी बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास हैं हैगफिश और कुछ इनवर्टिब्रेट्स। और अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की विच इज ऑस्मो रेगुलेटर, तो ये बेसिकली एनिमल्स विच नीड एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवली एडजस्ट करना पड़ता है, मीन दैट दे नीड ऑस्मो रेगुलेशन। इनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत होती है। अब क्या वजह है कि इनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत होती है? बिकॉज दे आर फेसिंग हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। क्योंकि ये हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो फेस कर रहे होते हैं। अब अगर तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट यानी they are facing environment which contain high concentration of salt। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो वाटर कम है, तो डेफिनेटली इनकी बॉडी में से वाटर रिलीज होगा
और अगर इनकी बॉडी का अपना एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है तो तब इनकी बॉडी में सॉल्ट एक्सेस होगा तो वो सॉल्ट रिलीज होगा। तो अगर इनकी बॉडी का हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है तो इनकी बॉडी के लिए सॉल्ट जो होगा वो वेस्ट होगा। और अगर इनकी बॉडी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट फेस कर रही है, इनकी बॉडी का इंटरनल सपोज कर लीजिए हाइपोटोनिक है, तब इनके लिए वाटर जो होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा। तो कभी इनको वाटर रिसीव करना पड़ रहा है तो कभी इनको वाटर रिलीज करना पड़ रहा है, कभी इनको सॉल्ट रिलीज करना पड़ रहा है तो कभी इनको सॉल्ट जो है वो गेन करना पड़ रहा है। तो जब इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक अपना इंटरनल चेंज करना पड़ेगा तो हम कहेंगे कि ये ऑस्मो रेगुलेटर है, मीन इनको ऑस्मो रेगुलेशन करनी होगी। तो इनकी हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास मैमल्स वगैरह इसी में आएंगे, फिशेस वगैरह, एम्फीबियंस वगैरह और बेशुमार जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। आइए ज़रा अगर हम फर्दर देखें एनिमल्स को और उनमें ऑस्मो रेगुलेशंस को देखें तो एनिमल्स भी जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट को क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। अब ज़रा डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिहाज से देखें तो एक हमारे पास एनवायरनमेंट होता है जिसे कहते हैं मैरीन लाइफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट एनवायरनमेंट हम डिस्कस करेंगे वो होगा जी मैरीन एनिमल्स। मैरीन एनिमल्स। सो मैरीन लाइफ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं एनिमल्स को एलैबोरेट करूं, पहले हम जरा मैरीन की तरफ देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास होता क्या है, यहां हमारे पास होता है जी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास मैरीन एनवायरनमेंट है जिसमें सॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा और वाटर जो है वो बहुत कम होगा। अब यहां पर अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल देखूं, बेसिक प्रिंसिपल कि वो ऑर्गेनिज्म जो यहां पे रह रहे हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, दे आर फेसिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो उनको करना ये होगा कि कंजर्व करना होगा वाटर और रिलीज करना होगा सॉल्ट। ये दो काम उनको करने हैं। यानी उनकी मैक्सिमम जो है वो उनकी कोशिश होगी कि बॉडी के अंदर जो है वो वाटर को कंजर्व रखा जाए और मैक्सिमम बॉडी से सॉल्ट को क्या करवाया जाए, रिमूव करवाया जाए। तो इसके लिए इनको डिफरेंट क्या करनी पड़ेंगी, अडेप्टेशंस करना पड़ेंगी। तो आइए जी अब जरा हम डिस्कस करते हैं इनकी अडेप्टेशंस। और अडेप्टेशंस में हमने देखना है मैरीन लाइफ को। तो मैरीन लाइफ में हमारे पास जो सबसे पहले होंगे, जो सबसे पहले हमारे पास इक्वेटिक एनवायरनमेंट में पैदा हुए वर्टिब्रेट्स, याद रखिएगा वो हमारे पास थे हैगफिश। हैगफिश, हैगफिशेस जो हैं इनको कंसीडर किया जाता है दे आर एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो जो सबसे पहले थे वो क्या करते थे, तो वो तो पहले बता दिया, वो हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर थे। तो ये थे ऑस्मो कन्फर्मर, मीन नो नीड टू ऑस्मो रेगुलेट। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो जो नेक्स्ट कैटेगरी थी जो इनसे पैदा हुए वो थी कार्टिलेजिनस फिशेस। अब इनका काम भी यही है जो ऊपर पढ़ चुके हैं कि इन्होंने क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है और सॉल्ट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए इनके अंदर क्या है, डिफरेंट अडेप्टेशंस है। नंबर 1 अडेप्टेशन में क्या होगा, नंबर 1 एक्टिवली रिलीज सॉल्ट बाय गिल्स। तो ये क्या करेंगी, एक्टिवली गिल से क्या करेंगी, सॉल्ट रिलीज करेंगी। पहला ये इनका जो है वो मैकेनिज्म होगा। सेकंड, इन्होंने सॉल्ट रिलीज कैसे करना है, कंटेन रेक्टल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड्स जो कि सॉल्ट ग्लैंड है, जो कि सॉल्ट को रिमूव करने के लिए होते हैं। तो इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड भी होंगे। साथ ही साथ इनमें क्या होगा, कंटेन किडनीज, किडनीज
जो कि डेफिनेटली क्या करेगी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिनेशन डेवलप करेगी और मैक्सिमम जो है वो सॉल्ट वाला यूरिन क्या किया जाएगा, पैदा किया जाएगा। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये कुछ फिशेस जो हैं रिटेन यूरिया in their body to make hypertonic environment. कुछ हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस ये भी करेंगी कि वो अपने अंदर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में यूरिया स्टोर कर लेती हैं। जैसे यूरिया बॉडी में बना, पहली जरूरत तो ये होती है कि यूरिया को फौरन बॉडी से रिलीज किया जाए, वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन ये यूरिया को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेती है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये यूरिया अपनी बॉडी में स्टोर कर लेंगी तो उसका तो बहुत नुकसान होता है, वो तो टॉक्सिक होता है, तो क्या इनके सेल्स को किसी किस्म का कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होगा? तो उसके लिए ये क्या करती हैं, ये स्टोर कर लेती हैं TMO, ट्राइमेथाइलामीन ऑक्साइड, एक कंपाउंड होता है ट्राइमेथाइलामीन ऑक्साइड। ये कंपाउंड क्या करता है, ये यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट से बचाता है। अब इन फिशेस ने क्या किया, अपनी बॉडी में यूरिया स्टोर कर लिया। जब इन्होंने यूरिया स्टोर कर लिया तो वो यूरिया TMO की वजह से एक तो सेल्स को डैमेज नहीं करेगा, दूसरा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की वजह से एनवायरनमेंट बन गया हाइपर। अब मैरीन तो ऑलरेडी क्या है, हाइपर, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हाइपर हो गया, इंटरनल एनवायरनमेंट भी हाइपर हो गया, देन दे विल बिकम ऑस्मो कन्फर्मर, क्योंकि आइसोटोनिक जो है वो इन्होंने क्या कर लिया, डेवलप कर लिया एनवायरनमेंट। तो इस तरह इन अडेप्टेशन से ये बचा लेते हैं अपनी बॉडी को। फिर इनके पास बाद जो नेक्स्ट पैदा हुए थे वो थे हमारे पास बॉनी फिशेस। विच आर डिसेंडेंट ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी जो पहले वर्टिब्रेट पैदा हुआ था वो था हैगफिश। हैगफिश के बाद जो वर्टिब्रेट्स पैदा हुए थे वो थे कार्टिलेजिनस फिशेस। उनके बाद जो नेक्स्ट पैदा हुए वो थे बॉनी फिशेस। अब बॉनी फिशेस भी क्या करते हैं, दे नीड टू ड्रिंक मैक्सिमम वाटर, और उसकी वजह क्या होती है, टू कंजर्व वाटर एंड रिलीज सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेटेड यूरिनेशन। तो इन्होंने भी क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिनेशन बनानी है जिससे मैक्सिमम क्या किया जाएगा, बॉडी से सॉल्ट को रिमूव किया जाएगा और वाटर को कंजर्व किया जाएगा। तो इस तरह मेरीन एनिमल्स जो हैं वो अडेप्टेशंस करके इनकी कोशिश होती है सॉल्ट को बॉडी से रिमूव किया जाए और वाटर को कंजर्व किया जाए। जो नेक्स्ट हमारे पास एनवायरनमेंट है वो है जी हमारे पास फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर एनिमल्स, तो आइए जरा अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स में पहले हम फ्रेश में जाते हैं, तो ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, तो इसका ऑपोजिट हमारे पास हो जाएगा मैरीन का, यहां हो जाएगी मेरे पास लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये सिचुएशन है हमारे पास, यानी डाइल्यूट एनवायरनमेंट है। अब यहां पर हमारे पास अगर मैं इन एनिमल्स का बेसिक प्रिंसिपल देखूं कि इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, इनकी ज़रूरत क्या होगी, तो इनकी ज़रूरत ये होगी क्योंकि इनकी बॉडी में मैक्सिमम वाटर आता जाएगा, क्योंकि दे आर फेसिंग फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, तो पानी मैक्सिमम इनकी बॉडी में आ रहा है, तो दे मस्ट नीड टू रिलीज एक्सेस वाटर। तो इनकी जरूरत होगी कि मैक्सिमम पानी बॉडी से क्या करवाया जाए, रिमूव किया जाए। हाँ, सॉल्ट को क्या करवाया जाए, कंजर्व करवाया जाए। तो इस सेंस में इनको क्या करनी पड़ेंगी, अडेप्टेशंस। आइए जरा इनकी अडेप्टेशंस देखते हैं। अडेप्टेशंस, तो अडेप्टेशंस में हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर इनके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिमूव करने के लिए यूज होता है। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, मल्टी सेलुलर, तो ये क्या करते हैं, कंटेन किडनीज, और इन्होंने करना है डाइल्यूट यूरिनेशन। इस तरह ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में वाटर को रिलीज करने के और सॉल्ट को कंजर्व करने के मैकेनिज्म को ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास से फ्रेश वाटर एनिमल्स। हमारे पास जो तीसरी और लास्ट कैटेगरी है वो है जी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब ये है नो वाटर, नो वाटर। तो यहां तो वाटर बिल्कुल भी नहीं है। जब पानी बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है, तो इनका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा, बेसिक प्रिंसिपल, वो क्या होगा, इनका बेसिक प्रिंसिपल होगा कंजर्व वाटर, कंजर्व वाटर। तो मैक्सिमम इनकी कोशिश होगी वाटर को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। अब वाटर को कंजर्व करने में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट अडेप्टेशंस करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जो बेस्ट अडेप्टेड हैं, बेस्ट अडेप्टेड हमारे पास वो हैं जी आर्थ्रोपोड्स हैं और मैमल्स। यहां पे मैमल्स में वर्टिब्रेट्स भी आप कह सकते हैं जी, जिनमें जो है वो बर्ड्स वगैरह भी आ सकते हैं, एम्फीबियंस वगैरह भी आ सकते हैं। वो बड़े बेस्ट अडेप्टेड होते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। अगर हम इनकी अडेप्टेशंस देखें तो ये क्या करते हैं, नंबर 1 अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड्स में क्या होगा, इनमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, और वैक्सी एक्सोस्केलेटन तो हमेशा जो है प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होने नहीं देता। इसके अलावा अगर मैं मैमल्स की बात करूं या दूसरे एनिमल्स की बात करूं तो इनमें हाईली कैरेटिनाइज्ड मल्टी लेयर स्किन होती है। तो इसका काम भी होता है कि मैक्सिमम वाटर के लॉस से क्या किया जाए, बचाया जाए, और जो अब्रेसिव डैमेज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उससे भी क्या किया जाए, बचाया जाए। तो ये जो है ये, इसके अलावा इनमें क्या होगा, दे ईट एंड ड्रिंक मॉइस्ट फूड। मैक्सिमम इनकी कोशिश होगी कि ये क्या करें, नमी वाला फूड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। इसके अलावा ये कुछ आल्सो परफॉर्म स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस। तो स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और ये अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस करते हैं। यानी पानी के अंदर चले गए, जैसे हम हमारी बात करें, गर्मी लग रही है तो नहाना शुरू कर दिया, या किसी ठंडी जगह की तरफ चले गए, किसी गर्म जगह की तरफ चले गए। इस तरह की अडेप्टेशंस करते हैं ताकि पानी के लॉस से अपने आप को क्या किया जाए, बचाया जाए। साथ ही साथ कुछ सम एनिमल्स have ability to tolerate the condition of dehydration for a long period of time. कुछ तो ऐसे भी एनिमल हैं जो कि कई अरसे तक, लंबे अरसे तक
क्या करते हैं, पानी पिए बगैर गुजारा कर सकते हैं। इनके इस करैक्टर को बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस, ये एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये वो करैक्टर है जिसमें एनिमल जो है दे कैन टॉलरेट द कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। बड़े अरसे तक ये बगैर पानी पिए गुजारा करते हैं। इनकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो कैंगरू रैट, कैमल। ये जो कैंगरू रैट है ये बेसिकली रैट होता है। कैंगरू की तरह इसकी जो फोर लिम्स होती हैं वो छोटी होती है और हाइंड लिम्स जो है वो लंबी होती है, तो कैंगरू की तरह ये जंपिंग करता है, अदरवाइज ये रैट है। तो ये जो है ये क्या करते हैं, लंबे अरसे तक बगैर पानी पिए गुजारा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह बगैर पानी के जिंदा रहते हैं। असल में इनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम किया जाए। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड यूज़ करेंगे तो जब भी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे पैदा होता है वाटर, तो उससे जो पानी बनेगा ये उससे अपनी डेफिशिएंसी फुलफिल कर लेते हैं, तो इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए लंबे अरसे तक बगैर पानी पिए गुजार लेते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जिसमें ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बड़ी दफ़ा जो है वो पूछा गया है। इसके साथ हमने मेरीन एनिमल्स और फ्रेश वाटर एनिमल्स और हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अडेप्टेशंस पढ़ी उनके एनवायरनमेंट में, कि वो किस तरह मैक्सिमम वाटर हो तो रिलीज़ करेंगे, मिनिमम वाटर हो तो कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। सो आज के लेक्चर में अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फर्मर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ, अगर हम बात करें मेरीन एनिमल्स या फ्रेश वाटर एनिमल्स या जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनके अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं और इन्होंने कौन कौन सी अडेप्टेशंस को यूज़ किया अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए अपने रेलिवेंट एनवायरनमेंट में, ये जो टॉपिक था ये आपके लिए लॉन्ग के तौर पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसे आपने लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर करना है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी हमने डिस्कस किया जो कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, वो है एनहाइड्रोबायोसिस। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है और इनकी एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से याद करनी है। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।